जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनडीए वारगोड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनडीए सिलेबस पेपर वन के बारे में। और ये पेपर वन होता है, ये होता है मैथ का पेपर। तो मैथ के पेपर की जो सिलेबस है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके कितने मैक्सिमम मार्क्स है, हमें सेक्शनल कट ऑफ कितनी चाहिए होगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं और हमें किस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि आर्ट्स और मेडिकल बैकग्राउंड के जो भी बच्चे हैं वो भी कम से कम सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। तो एनडीए के एग्जाम में मैथ का पेपर होता है, वो पहला होता है, वो 300 मार्क्स का होता है, टोटल 300 नंबरों का होता है। और इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो इस एग्जाम को अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ताकि अगर जीएटी में हम सेक्शनल कट ऑफ भी लाएँ तो हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं जिनका जीएटी अच्छा होता है, इंग्लिश अच्छी होती है, तो वो चाहते हैं कि हमारा टारगेट क्या हो, सेक्शनल कट ऑफ 75 मार्क्स हो, ताकि हमारे जो नंबर है वो काउंट हो और हमारा पेपर है वो मैथ का पेपर क्वालिफाई मान लिया जाए अगली कॉपी या अगली ओमार शीट की जांच के लिए। तो ये आज का वीडियो है, ये उन बच्चों के लिए है जो 75 मार्क्स यानी सेक्शनल कट ऑफ को पार करने में जिनके दिक्कत आती है। ये मस्ट फॉर ऑल है, यानी जितने भी बच्चे मैथ के एग्जाम में या एनडीए के एग्जाम में बैठते हैं, उनको मैथ में कम से कम 75 मार्क्स लाने होते हैं, तभी उनकी अगली कॉपी यानी जीएटी की कॉपी चेक होती है, वरना उनको फेल कर दिया जाता है। कारण कारण ये कि अगर दो एग्जाम होते हैं और अगर एक में अगर वो पार नहीं कर पा रहा, तो सारा नॉलेज बैलेंस होना चाहिए। तो अगर मैथ में नंबर कम आ रहे हैं तो वो फिर बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके वजह से ये एक क्राइटेरिया रखा है कि अगर मिनिमम 25 मार्क्स से कम नंबर आते हैं तो वो बच्चा ओवरऑल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा रिटन एग्जाम से। तो मेन हमारा टारगेट क्या होगा आर्ट्स और मेडिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों के हिसाब से कि हमें हमें सेक्शनल कट ऑफ पार करनी, यानी मोर देन 75 स्कोर करने हैं, ताकि हम इंग्लिश और जीएटी में अच्छा करके एनडीए में सिलेक्शन ले पाएं। तो आज का वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो मेनली आर्ट्स और मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और जिनको सेक्शनल कट ऑफ पार करने में दिक्कत होती है। तो आज हम उन्हीं चैप्टर्स के बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, जिससे हम आसानी से सेक्शनल कट ऑफ को पार कर पाएंगे। तो मैथ में होते हैं, टोटल पहले पेपर में होते हैं वो 120 क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 120, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी 2.5 नंबर मिलते हैं एक करेक्ट पर्सन के। और नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, यानी 0.88 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर। तो ये हो गया मेन परफॉर्मेंस। शुरू से पेपर शुरू होने से पहले हमें इतनी बातें ध्यान रखनी जरूरी होती है कि हमारा एग्जाम कितने नंबर का है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे, इस एग्जाम में क्वेश्चन कितने हैं और एक सही आंसर के हमें कितने नंबर मिलेंगे और गलत आंसर के हमारे कितने नंबर कटेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे का जो चैप्टर है उसको देखेंगे और उनको इसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमारी सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए या क्वालिफाई कर जाए। तो पहला जो यूनिट है यूपीएससी के हिसाब से इसमें 8 यूनिट आती है मैथ में, और 8 यूनिट में फिर चैप्टर में डिवाइड की होती है। जैसे पहली यूनिट होती है एलजेब्रा, तो इसमें ये जो क्वेश्चंस है हर ईयर पर ईयर ये 330 टू 35 के बीच में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कि कभी इनमें से टोटल इस सेक्शन में से 30 क्वेश्चन आते हैं, कभी 31, कभी 32, कभी 35। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन का नंबर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसमें पहला है सेट थ्योरी, दूसरा रिलेशंस एंड फंक्शंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चौथा बाइनरी नंबर्स, और पांचवा सीक्वेंस एंड सीरीज, छठा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज, और छठा है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और आठवां है बायोनिमल थ्योरम, और नौवां है लॉगरिथम्स। तो ये सारे जो 9 चैप्टर्स हैं ये अलजेब्रा की कैटेगरी में आते हैं। वेक्टर भी अलजेब्रा की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसको वो एक पूरी अलग यूनिट है और एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जो लास्ट में जिसका जिक्र किया हुआ है, वीडियो के आगे हम देखेंगे। तो सेट थ्योरी और रिलेशन थ्योरी है, ये एक कंबाइंड चैप्टर मान सकते हैं आप इसको, कि आप पढ़ेंगे अलग अलग, लेकिन इन दोनों में से अगर मान लो टोटल इनमें से 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल, 9-10 के आसपास फ्लक्चुएट करते हैं केवल इसी चैप्टर में से, इन दो चैप्टरों में से। लेकिन इनमें ये बात होती है कि अगर सेट थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे, तो रिलेशन एंड फंक्शन से केवल 3 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर किसी पेपर में रिलेशन एंड फंक्शन से 7 क्वेश्चन आ गए तो सेट थ्योरी से केवल 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसी हिसाब से ये लगभग जो होते हैं क्वेश्चन
होते हैं, इन 2 चैप्टरों से फ्लक्चुएट करते हैं आपस में, लेकिन इनका नंबर है वो लगभग फिक्स रहता है कि इतने क्वेश्चन इन चैप्टरों में से आएँगे, लेकिन अगर इस चैप्टर में से ज़्यादा आएँगे तो दूसरे चैप्टर में से कम आएँगे। और रिलेटिवली इस चैप्टर से किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल या तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्ट हमें कैलकुलेशन वाले आते हैं, जैसे कि द्विघात, इसकी घातीय बहुपद कितने हैं और कितने उचित उपसमुच्चय हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं। संबंधों की संख्या, उसके ऊपर रिलेशंस की संख्या, कितने अवयव होंगे, या फिर हमें पूछा जाता है कि कौन से संबंध है, सममित, स्वतुल्य और सहचार्य। तो ऐसे संबंध पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में पूछा जाता है एकाकी आच्छादक कौन से फलन है, या फिर हमें डोमेन पूछा जाता है, प्रांत और परिसर सह प्रांत, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर वो कॉम्प्लेक्स फलन होता है वो आते हैं, भोग और गौप। अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके क्वेश्चन लगभग फिक्स होते हैं और टाइप भी इनका अलग अलग आता रहता है। इस ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमें सारा पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर के बारे में, लेकिन इस चैप्टर को अगर हम समझे, अगर सवाल करेंगे, तो इस चैप्टर में केवल कैलकुलेशन है जो ज्यादा मायने रखती है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्या। चौथा है बाइनरी नंबर्स यानी द्विघाती संख्या, द्विघाती नहीं, बाइनरी नंबर यानी द्विपद संख्याएं 0 और 1। हमें संख्या दी जाती है और 0 और 1 में हमें पूछा जाता है, और 0 और 1 को हमें दशमलव पद्धति में परिवर्तन करना पड़ता है, या फिर दशमलव पद्धति की संख्या को 0 और 1 के डिजिट में परिवर्तन करना होता है। तो इससे लगभग क्वेश्चन आते हैं 1 या 2। कभी कभी ये क्वेश्चन 1 या 2 भी नहीं आते, लेकिन ध्यान रखना चाहिए इनसे ज्यादातर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये इजी टॉपिक है, ज्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, इजी क्वेश्चन आता है और हम इसे सही कर देते हैं, तो हमें इसके 2.5 नंबर मिलते हैं। तो ये 2.5 नंबर सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करने में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और 5वां टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल ये देख लो 30 टू 35 क्वेश्चंस है वो इन चैप्टर्स में से आते हैं, और सीक्वेंस एंड सीरीज भी एक इंपॉर्टेंट है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर बार। और क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटिवली फैक्ट से रिलेटेड आते हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड आते हैं। स्टेटमेंट होते हैं वो इन दूसरों के एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हमें एक कैलकुलेशन दी होती है या एक सीक्वेंस दी होती है, वो गुणोत्तर हो सकती है, समांतर हो सकती है, या फिर हरात्मक हो सकती है, या फिर समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और छठा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, तो ये आता है इंपॉर्टेंट। इसमें मूल हो गया, मूल यानी अल्फा और बीटा, ये वो चैप्टर है जिसमें अल्फा और बीटा के बारे में पूछा जाता है। दो मूल दिए जाते हैं या उनसे हमें समीकरण बनानी होती है, या फिर दो मूल दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि अगर इन मूलों को इस प्रकार जोड़ा जाए तो नई समीकरण क्या होगी। तो ये बेसिकली जो चैप्टर है ये इक्वेशंस के आसपास घूमता है, इक्वेशन और उसके मूल, समीकरण, द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के मूलों के आसपास ये समीकरण चलती है। और अगला है क्रमचय और संचय, तो ये क्रमचय और संचय चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूलाज से। हमें कभी कभार कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बाकी हमें इस चैप्टर से दिए हुए फॉर्मूला से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है बायोनोमियल थ्योरम, तो इस चैप्टर से एक लिमिटेड स्कोप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी लिमिटेड है। इसमें मेनली हमें पूछा जाता है कि इस द्विघात जो बहुपद या श्रेणी बनेगी इसका विस्तार करेंगे, हमें एक दिया जाता है जैसे 1 + x की पावर n, ये इसका कॉमन रूप है इससे आने वाले सवालों का, 1 + x और a + x की पावर n। तो ये इसको हमें विस्तार करना होता है, और हमें पूछा जाता है कि इसमें अन की जगह आपको मान दे दिया जाएगा, एक्स की जगह कोई दूसरा होगा, लेकिन डिजिट यही होंगे। परफॉर्मा सवाल का यही होगा, या आप देख सकते हैं आगे एनालाइज करेंगे, अपने चैप्टर मिलाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो इसमें पूछा जाता है कि मध्य पद कौन सा होगा, या फिर दो पदों के एक्स की पावर 4 का गुणा क्या होता है, एक्स की पावर 5 का गुणा क्या होता है, ऐसा कौन सा पद होगा जिसकी गुणा में एक्स नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। बाकी रहा लोगरिथम, तो लोग से हमेशा क्वेश्चन आता है, 1 या 2 के बराबर आता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है। तो ये सारे चैप्टर हो गए अलजेब्रा के, 9 चैप्टर आते हैं, और 9 चैप्टर में से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, और रिलेटिवली ये सारे होते हैं वो हमारे किसी भी डेफिनेशन या फिर सिंपल कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। अगर हम इन चीज की इनफ प्रैक्टिस करें तो हमारे ये सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं अगला कि इसमें कौन सी यूनिट है। तो यूपीएससी के हिसाब से अगली यूनिट होगी इसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स।
तो ये 2 चैप्टर, ये एक यूनिट है, इसमें 2 ही चैप्टर है मेन, मैट्रिसेस एंड इनवर्स मैट्रिसेस और दूसरा है डिटरमिनेंट्स। तो इनसे रिलेटिवली 9 और 10 क्वेश्चन आते हैं, 9 और 10 क्वेश्चन। तो ये सबसे ईजी चैप्टर है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन होते हैं वो हम गेस कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और हल करना भी इन क्वेश्चनों को आसान होता है। हमें पूछा जाएगा कि 2 मैट्रिसेस की गुणा करना क्या होगा, 2 वायुओं को गुणा करने पे क्या होगा, इस सारणी का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, लेकिन ये चैप्टर अगर हम मिलाएं तो ये चैप्टर है वो कम से कम 25 नंबर का चैप्टर है और ये चैप्टर इजी है। अगर इस चैप्टर को भी इग्नोर करना चाहें फिर भी हमारे इतने नंबर दिला सकता है, कम से कम हम इस चैप्टर से 20 नंबर की क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये एनडीए के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि केवल 11th और 12th में आता है। और हम शुरुआत वहीं वहीं से करते हैं जहां से एक नॉन मेडिकल का स्टूडेंट शुरू करता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री होती है, वो 10th में बच्चे जिनको आगे मैथ लेनी है तो वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे उनको एक एज मिलती है आगे जब 11th में जाते हैं, क्योंकि 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्योंकि वो 9th और 10th से ट्रिग्नोमेट्री को मजबूत करते हुए चलते हैं। लेकिन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो टॉपिक है ये सिर्फ 11th और 12th में ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आर्ट्स और मेडिकल बैकग्राउंड वाले सब बच्चों के लिए होता है वो सेम होता है। तो ये हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं, हल करें तो हम इस टॉपिक पे अपनी एज बना सकते हैं। तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से तो हम परिचित होते हैं, आर्ट्स का हो गया, मेडिकल का हो गया। इसने इन बच्चों ने कभी ना कभी तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल किए ही होंगे, क्योंकि 9th और 10th में सीबीएसई, आरबीएसई या एनसीईआरटी सारी बुक्स में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक शुरू हो जाता है। बेसिकली साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब टॉपिक शुरू हो जाते हैं। और इनके नॉर्मली जो ये 3 चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मेनली मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये मेन जो 3 टॉपिक है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री पूरी मैथ में इन्वॉल्व है, आगे आप इंटीग्रल, कैलकुलस उनमें देखेंगे तो भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। अगर आप वेक्टर में भी देखेंगे तो वहां भी एंगल ज्ञात करना होगा। अगर आप स्ट्रेट लाइंस के बारे में देखेंगे तो एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, तो वहां भी साइन थीटा कोस थीटा आएगा। लेकिन जो मेनली प्योर ट्रिग्नोमेट्री है उसमें केवल ये 3 चैप्टर हैं। और 3 चैप्टरों में पहला होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें वो ट्रिग्नोमेट्री की सारी समीकरण आती है, एंगल के मान ज्ञात करने आते हैं, जैसे साइन 30, साइन 60, साइन 15, साइन 18, साइन 22.5 डिग्री। तो ये सारे एंगल आते हैं और हमें इक्वेशन दी जाती है जो हमें फॉर्मूला के माध्यम से सोल्व करनी होती है। और क्वेश्चन को लगातार करने से हम इन इक्वेशन को समझ सकते हैं। ये रिलेटिवली इजी है अगर हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे। देखो, मैथ का जो भी बच्चा होगा, चाहे मैथ का स्टूडेंट हो और आर्ट्स बायोलॉजी का कोई भी स्टूडेंट हो, लेकिन उसे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इन चीजों के लिए शुरुआत में कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जब एक बार आप इनको 2 या 3 बार इनको आप हल कर लेते हैं, तो बाद में अगर आप शॉर्टकट से भी जाते हैं तो शॉर्टकट आपको बेटर बेटर आता है, वो बेटर समझ में आता है, और जिससे आप आसानी से इन चीजों को सोल्व कर सकते हो। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो ये फलन वाले में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है हमें पहले में, रिलेशंस एंड सेट थ्योरी में। उसके बाद ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ आता है, तो यहाँ भी इनके डोमेन से रिलेटेड और जो वही जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के होते हैं वही यहाँ पे इनवर्स में होते हैं, यानी उनका प्रतिलोम विपरीत होता है। और तीसरा है हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये टॉपिक एक इजी टॉपिक है और ये स्कोरिंग टॉपिक है। हाइट एंड डिस्टेंस तो 10 से 15 में अगर हम इनफ मेहनत करें, लगातार प्रैक्टिस करें, तो ये टॉपिक है वो हम इस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, इन्हें हल कर सकते हैं। अगला आ गया एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 और 3 डायमेंशन, यानी ये 2D और 3D के बारे में है, चैप्टर के बारे में, जो कि हमें 10th में इंट्रोड्यूस हो जाता है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 लाइंस। तो ये जो 2 रेखाओं के बीच में होती है समांतर रेखाएं, एक दूसरे के लंबवत रेखाएं, तो ये हमें 9th में इंट्रोड्यूस हो जाती है। रेखा की ढलान, वक्र, तो ये सब चीजों से होते हैं। लेकिन ये 3 डायमेंशन होती है, ज्योमेट्री होती है, वो हमें 11th 12th में इंट्रोड्यूस होती है। तो इससे आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। तो ये दो जो चौथी यूनिट होगी एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 और 3 डायमेंशन, तो इसमें पहला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है पहले में ट्रिग्नोमेट्री की इन्वॉल्व भी होती है और कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व होती है कि एक हमें ट्राइंगल से रिलेटेड एंगल पूछे जाते हैं, उसकी भुजाओं की लंबाई पूछी जाती है, पूछा जाता है कि इसका कोण कहाँ पर है, कोण या केंद्र कहाँ पर है, त्रिभुज का सेंटर पूछे जाते हैं। और त्रिभुज के 3-4 प्रकार के सेंटर होते हैं। पहला होता है परिकेंद्र, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र।
तो ये सारे केंद्र होते हैं, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर हमें क्वेश्चन में मान दिए होते हैं, वैल्यूज़ दी होती है, हमें फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर निकालना होता है, या फिर एक वैल्यू मिसिंग होती है और फाइनल आंसर दिया होता है, जिससे हमें जो सर्टेन वैल्यू का आंसर निकालना होता है। और दूसरा है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन्स। तो ये एक, इसमें ग्राफ इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ग्राफ से रिलेटेड ये चैप्टर है कि भुज और कोटि, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये जो दो डॉट्स है, बिंदु है, उनके बीच की दूरी निकालनी होती है, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, या फिर दो समांतर रेखाओं के बीच कोण क्या होता है, उनके बीच की दूरी क्या होती है, या लंबवत रेखा का समीकरण। तो ये इनसे रिलेटेड ये चैप्टर है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइंस। ये बात से ही समझ आता है, सरल रेखा के बारे में प्रश्नावली है। तीसरा है सर्कल। सर्कल, सबसे पहले सर्कल इस चैप्टर की फाउंडेशन है, सर्कल का है स्टैंडर्ड समीकरण, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो उससे हमें कभी कभी दिया जाता है कि सर्कल की है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे आप क्या निकालो, इस सर्कल का सेंटर निकालो, केंद्र निकालो और इसकी त्रिज्या निकालो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या फिर पूछा जाता है कि ये स्पर्श रेखा यहाँ पर है, सर्कल के एक बिंदु ये सर्कल पे स्थित है, तो बताओ कि सर्कल है वो स्पर्श रेखा से कितनी दूर है, या स्पर्श रेखा सर्कल को टच करती है। इस हिसाब से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनका हमें फॉर्मूला याद रखना होता है। उसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। एनालिटिकल ज्योमेट्री में सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिनकी हमें अगर वैल्यूज रखें प्रॉपर जगह, और अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें और उसको अगर इसकी फॉर्मूला रूप में ले आए कि फॉर्मूला सिस्टम ऐसा होता है, और बाकी हम इसमें वैल्यूज रखें, तो हमें इन क्वेश्चनों के उत्तर मिल जाते हैं। चौथा है कॉनिक सेक्शन। तो इसमें आता है दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय। तो ये क्वेश्चन आता है, इसमें से ज्यादातर पूछे जाते हैं नाभि के निर्देशांक या उत्केंद्रता, ई का मान। जब पूछा जाता है स्पर्श रेखा, तो मेनली ये सेक्शन होता है, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। हमें दीर्घवृत्त की समीकरण याद रखनी होती है, परवलय की समीकरण, अति परवलय की समीकरण। तो अगर इसमें अगर हम एक बार टाइम इन्वेस्ट करें, तो ये सारा सेक्शन है जो चौथी यूनिट है, वो समझनी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और क्योंकि देखो, पूरा है, चाहे आर्ट्स का हो, नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, मैथ एक बार सबको पूरी पढ़ लेनी चाहिए जो एनडीए का एग्जाम देते हैं। क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं वो हमें, चाहे कौन सा भी बैकग्राउंड हो हमारा, हमें इजीली समझ आ जाते हैं। और अगर हम एक बार दो बार उसका फॉर्मूला देखेंगे, तो हमें वो चीजें याद हो जाती है। और अगर हम एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारी मेमोरी और हमें कुछ तो बात होगी जो हम देने जा रहे हैं, और हम इतने गए गुजरे तो होंगे नहीं कि हम सीधा ही देने जा रहे हैं। तो हमें सारे चैप्टर एक बार देख लेने चाहिए, रिजल्ट उसका क्वेश्चन एनालाइज कर लेने चाहिए, उसके फॉर्मूला देखने चाहिए, ताकि बाद में अगर हम क्वेश्चन देखें, तो हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड रिग्रेट ना हो कि अरे ये मैं अगर उस टाइम पढ़ लेता, तो इसका उत्तर मैं उस टाइम निकाल देता, ये इजी था। तो इस टाइप का होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सारे पढ़ने चाहिए एक बार, सारे टॉपिक, और सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने चाहिए। और पांचवा टॉपिक है इसका डिफरेंशियल कैलकुलस। ये हो गया अवकलन गणित। तो इसमें अवकलन के बारे में 3 चैप्टर आते हैं, और इसमें से भी नेमली 10 क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। ये पांचवें और छठी यूनिट है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनमें ये 15-20 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं दोनों को मिला के। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की चैप्टर है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सीमा, सततता और अवकलनीयता। तो इससे ज्यादातर हमें क्वेश्चन मिलते हैं कैसे, कभी एक एग्जाम में मिलेंगे हमें सारे स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, कि अगर इफ दिस इज वैल्यू, ये इस पर सतत है, दूसरा इस पर अवकलनीय है, तो हमें पूरा ज्ञात करना होगा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और किसी में हमें सीधा डायरेक्ट मान पूछ लिया जाता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तो इसका मान क्या होगा। तो वो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन मिले, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन होते हैं वो सफल होते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं एग्जाम के हिसाब से। और दूसरा है अवकलन। ये फॉर्मूला बेस्ड है सिर्फ, इसमें अवकलन, गुणा का अवकलन, जोड़ में अवकलन, बाकी में अवकलन, गुणा में अवकलन और भाग में अवकलन, या किसी x का y के सापेक्ष अवकलन, या एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें हमें कोई एक इक्वेशन दी जाएगी, उसका मैक्सिमम मान पूछ लिया जाता है, मिनिमम मान पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि किस वैल्यू पे इस इक्वेशन का मान मैक्सिमम है, या फिर किस वैल्यू पर इस फलन का मान है, या इस इक्वेशन का मान है वो मिनिमम है, या फिर फलन
वर्धमान है या ह्रासमान है। तो इस प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सेक्शन भी कम से कम 20 से 25 नंबरों का होता है। अगला है इंटीग्रल कैलकुलस यानी समाकलन और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, देखो इंटीग्रल हो गया, इसमें हमें समाकलन पूछा जाता है सीधा सीधा कि समाकलन करो। और समाकलन दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें होता है कि हमें सीधा समाकलन दिया होता है और वो समाकलन के अलग अलग फॉर्मूला से वो समाकलन होते हैं। जैसे साइन एक्स का समाकलन हो गया माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स और डिफिनेट इंटीग्रल्स में ये फर्क होता है कि इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का हमें उत्तर निकाल दिया सीधा, हमें फॉर्मूला बेस्ड है वो हमने उत्तर निकाल दिया। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि हमें दी जाती है लिमिट्स, वैल्यू दी जाती है कि 0 से 2 के बीच। जैसे कि अगर साइन एक्स का हमें इंटीग्रल निकालना है डेफिनेट, तो हमें दिया जा सकता है 0 से π/2 या π/2 से पाई। तो इस प्रकार उससे हमें आगे लिमिट से पूरा सोल्व करके एक डेफिनेट आंसर निकलता है इंटीग्रल का, उसे डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। तीसरा है एरिया बाउंडेड बाय रीजंस। तो इसमें इस चैप्टर में क्या होता है कि इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एक दिया जाता है ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्स दिए जाते हैं और हमें कोई उस पे आकृति दी जाती है या फिर बोला जाता है कि यहाँ पे कोई परवलय है जिसका समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4x है। तो उसमें पूछा जाता है, या फिर एक वर्त दिया जाता है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r। तो पूछा जाता है कि इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसने वर्त को ये एरिया का मान हमें पूछ लिया जाता है। तो हमें उससे और एक दूसरी रेखा भी दी जाती है कि इससे लिमिट दी जाती है। तो ये भी डेफिनेट इंटीग्रल की श्रेणी में आता है। डेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया बाउंडेड बाय रीजंस, ये दोनों है वो डेफिनेट इंटीग्रल्स की कैटेगरी में आते हैं। और चौथा है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि हमें एक अवकलन की हुई समीकरण दी जाती है। अवकलन समझते हो, dy बाई dx। तो इस प्रकार की हमें एक समीकरण दी जाती है और फिर हमें उसका समाकलन करके ओरिजिनल समीकरण निकालनी होती है कि किस समीकरण का जब अवकलन किया तो हमें यह समीकरण प्राप्त हुई। या फिर हमें पूछा जाता है कि इस समीकरण की कोटि क्या होती है, घात क्या होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कोटि और घात वाले। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, शुरुआत में बस हमें इनकी डेफिनेशन पढ़नी होती है और एक दो सवाल अगर हम इसको करें प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो ये चैप्टर है वो इजी बन जाता है। और इस चैप्टर से हम कम से कम 5 से 7 नंबर है वो आसानी से कोई भी स्कोर कर सकता है। 6th 7th स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट है वो भी कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आते हैं इतने इजी कि उससे वो स्कोर कर सकता है। और नेक्स्ट चैप्टर हो गया इसका, बाद में आते हैं ये 3 चैप्टर आते हैं बड़े, वेक्टर, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये सब यूपीएससी के हिसाब से ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में थे कि वेक्टर अलजेब्रा अलग थी, स्टैटिक्स अलग थी, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स साथ में थी। लेकिन मैंने इन तीनों को अलग यूनिट में डाल दिया है कि ये 3 थी, ये 16 यूनिट है। और अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो इन दोनों में से लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन हमें आ जाते हैं। ये मतलब फिक्स है, फैक्ट है कि 25 से 30 क्वेश्चंस के बीच इन चैप्टर में से पक्का आएंगे। जैसे 2022 का चैप्टर है, 2022 का जो एनडीए सेकंड था सितंबर वाला, उसमें इन दोनों में से फिक्स 20 क्वेश्चंस आए थे मिला के। तो ये अगर हम इसको भी इंक्लूड कर दें तो ये इस बार आए थे कम से कम 25 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे इसमें, 27 के अप्रोक्स आए क्वेश्चन आए थे इसमें इस बार 2022 में। तो हम देख सकते हैं कि ये चैप्टर है वो इंपॉर्टेंस है और ये तीनों चैप्टर है वो हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे स्टैटिक्स है, इसमें मेनली कैलकुलेशन होती है, हमें टेबल बनाना आना चाहिए और फॉर्मूलाज होते हैं, उससे बाहर इसमें से कोई टॉपिक नहीं जाता। बस हमें कैलकुलेशन मजबूत रखनी होती है बार बार इसके क्वेश्चंस को हल करके, बाकी इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। और प्रोबेबिलिटी है जो हम 9th और 10th में पढ़ते हैं, बस इनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। मेनली ट्रिक से क्वेश्चन इसमें हल हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी में ज्यादा, बस सवाल में एक आधा लूप होल होता है। अगर हम उस लूप होल को डिस्कवर कर लें और प्रॉपर फॉर्मूला देखें तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो हल करना आसान हो जाता है। तो अब ये इतना हो गया कि 9 यूनिट हो गई, हमने 9 यूनिटों में बांट लिया और क्वेश्चन देख लिए कि इनमें से किस में से कितने आते हैं। तो अब देखते हैं कि इजी क्वेश्चन है या फिर हमें 75 वाली जो कट ऑफ है वो हम कैसे पार करेंगे। तो उस कट ऑफ को पार करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहला हो गया अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में जो शुरुआत वाले हैं ये 3 चैप्टर, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर,
ये जो 3 है ये हमें 11th और 12th में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आर्ट्स मेडिकल वाले बैकग्राउंड वाले बंदे होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे यहीं से शुरुआत करते हैं। नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स तीनों की यहीं से स्टार्ट पॉइंट होता है। लेकिन ये चीजें हैं जो बाद वाली है, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, ये 2 चैप्टर हो गए। ये चैप्टर हमें शुरुआत से 7th 8th वहां से आने शुरू हो जाते हैं। द्विघात समीकरण आ जाती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब चीजें वहां से आने लग जाती है और हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाती है। तो 11th और 12th के हिसाब से हमें मेन फोकस करना चाहिए अलजेब्रा पे, क्योंकि इसमें अगर हम क्वेश्चंस को सही पढ़ लें और उसका अगर कैलकुलेशन कर लें तो ये क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाता है, उससे ज्यादा इनमें कुछ नहीं आता। और अगर दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं तो वो सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शन इसमें आते हैं, वो डेफिनेशन से रिलेटेड आते हैं और डेफिनेशन को हम अगर सही याद कर लें तो वो क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले की, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 और कभी कभी स्टेटमेंट 3 भी दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शन इसमें अगर बेसिकली देखें तो अगर हम डेफिनेशन याद करके चले जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन जो सही होने के हैं वो चांसेस बढ़ जाते हैं मोर देन 50%। तो अलजेब्रा पे अगर हम फोकस करते हैं तो ये चैप्टर वो इजी हो जाते हैं, क्योंकि ये आर्ट्स और मेडिकल बैकग्राउंड का कोई डिफरेंस नहीं है, ये मेंटल कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं और हमारी याद करने की क्षमता पर डिपेंड होते हैं ये सारे चैप्टर, क्योंकि ये सारे होते हैं वो सूत्र से संबंधित होते हैं। अगर हम फॉर्मूलाज में वैल्यू रखें तो इनके क्वेश्चन है वो हल हो जाते हैं, बस थोड़ा टाइम लगता है और इसी के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की बार बार, जिससे हमारा वो कैलकुलेशन टाइम है वो शॉर्ट हो जाए। तो इसलिए हमें क्वेश्चन के हैं वो मॉक टेस्ट करने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न देखना होगा, जिससे हम अपने आप को फेमिलियराइज कर लेंगे क्वेश्चंस के साथ कि एनडीए के जो रिटन एग्जाम में है वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें कितना टाइम लेना चाहिए उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो पहला हो गया अलजेब्रा। तो आप अलजेब्रा को कवर करने की कोशिश करें, जो आर्ट्स और मेडिकल नॉन मेडिकल के बंदे हैं वो इन चीज को कवर करें आर्ट्स को। और जो दूसरा है बात में आती है आगे, वो आती है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। तो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और डेफिनेशन से रिलेटेड आते हैं। क्यों डेफिनेशंस है वो रिलेटेड होती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं या स्टेटमेंट और डेफिनेशन याद कर लेते हैं और फिक्स फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट्स में होते हैं वो फॉर्मूला होते हैं कि इनवर्स, एक तो इनवर्स मैट्रिक्स हो गया, और डिटर्मिनेंट्स में आते हैं कि सहखंडज अवयव, तो इनके फॉर्मूले होते हैं। या फिर हमें पूछा जाता है कि इसका सारणिक क्या होगा, कोई अवयव दिया जाएगा या फिर विषम सममित अवयव, सममित अवयव, तो उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर यूनिट में हमारे पास चांस है यूनिट को समझने के और सोल्व करने के। तो पहला काम हमें करना होगा कि हमें सारी यूनिट्स को एक बार मिलानी होगी, एक बार हल करनी होगी और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे और अपने हिसाब से हमें खुद को देखना होगा कि कौन कौन सी हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला हमारा स्टेप होना चाहिए एक बार सारे जो चैप्टर है उनको सोल्व करना। उसके बाद आता है कि हमें कौन कौन सी, तो पहला हो गया अलजेब्रा वाला, अलजेब्रा में 9 चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये चैप्टर ज्यादा टफ नहीं है, इनमें कैलकुलेशन आती है। दूसरा हो गया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये चैप्टर मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है वो सबकी सेम होती है, मेडिकल, आर्ट्स और नॉन मेडिकल, सबको ये चैप्टर 11th और 12th में मिलते हैं, इसलिए सबके लिए पॉसिबिलिटीज यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इस एंगल का मान क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज और हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर को आप इसलिए तैयार करेंगे क्योंकि इन ट्रिग्नोमेट्री है वो लगभग पूरी मैथ में इन्वॉल्व है, एनडीए की पूरी मैथ में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री आ ही जाती है। तो अगर आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपकी हर यूनिट पर पकड़ बनी रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि आप इससे नंबर स्कोर कर सके, ताकि दूसरे चैप्टर हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, अब देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशंस। तो इसमें से कई टॉपिक होते हैं वो उनसे क्वेश्चन आते हैं और वो इजी होते हैं। जैसे इसमें पूछा जाता है गोले का समीकरण दिया जाता है जो कि वर्त से थोड़ा ही डिफरेंट होता है, बस वर्त में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उसके सेंटर के, और अगर गोले का पूछा जाए तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट भी इंक्लूड होता है। तो फॉर्मूला में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। तो ये देखते हैं तो
अगर आप ये दो दूसरा और तीसरी इसका चैप्टर कंप्लीट करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री 2 और 3 डायमेंशंस का, तो आपका ये थर्ड डायमेंशन ज्योमेट्री है यानी 3D ज्योमेट्री है, उसको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कॉनिक सेक्शन में जब आप जाएँगे, तो आप देखेंगे कि कॉनिक सेक्शन से लिमिटेड स्कोप से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सर्टेन अमाउंट क्वेश्चन कर लें उस सर्टेन टॉपिक से रिलेटेड, जैसे उत्केंद्रता नाभि लंब की लंबाई या नाभि से रिलेटेड, तो आपके क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट पे देख लेते हैं कि ये टॉपिक आपका काफी अच्छा हो जाएगा और आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसी क्वेश्चन से या उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अगला टॉपिक देखते हैं कि कौन सा डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और अगला हो गया इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एरियाज बाउंडेड बाय रीजन्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे तो ये सारे टॉपिक हो गए डिफरेंशिएशन, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। दूसरा जो है ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आप इसमें फॉर्मूला याद रखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो इस चैप्टर से आपकी क्वेश्चन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा पहला हो गया लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस क्वेश्चन की अगर आप पहले प्रैक्टिस करते हैं, जो क्वेश्चन है वो सिर्फ फॉर्मूला से हल होते हैं, क्योंकि पूरे मैथ में फॉर्मूला तो होंगे ही होंगे हर चैप्टर में। अगर आप उनसे केवल फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी आप अपनी ग्रिप मजबूत करते हैं तो आप 75 मार्क्स की जो कट ऑफ है वो आसानी से पार कर सकते हैं। तो पहला आपका टारगेट होगा कि जितने भी चैप्टर हैं उनमें जो फॉर्मूलाज हैं वो याद करें और उनसे जो डायरेक्टली रिलेटेड है क्वेश्चंस जो डायरेक्ट फॉर्मूला से हल होते हैं या फिर उस क्वेश्चन में थोड़े अगर हम चेंजेस करें तो वो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें उन पे टारगेट टारगेट करना है। तो लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से हमें फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है। और अगला आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये चैप्टर होगा, अगर आप पहले दो कर लेंगे तो आपकी ये चैप्टर है वो ट्रिक से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रिक्स कैसा होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों पे पकड़ ज्यादा बना लेते हैं तो ये तीसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, ये ट्रिक्स में आपका हो जाएगा। और छठा हो गया इंटीग्रल्स कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस पूरे चैप्टर में मेनली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। आप देखेंगे कि मेन जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें ट्रिग्नोमेट्री होगी और ट्रिग्नोमेट्री के मान होंगे वो हमें बदलने होंगे, या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले ज्यादा याद करने होंगे। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छी पकड़ है तो ये इंटीग्रल कैलकुलस और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये चैप्टर हमें ज्यादा आसानी से समझ आएगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाली यूनिट जो 3 बची है। तो इन तीनों पे आपको मेन फोकस करना है, क्योंकि इस चैप्टर से यहाँ से एकदम फिक्स बात है कि इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यानी 30 क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से आएंगे ही आएंगे। और वेक्टर अलजेब्रा की एक बात है कि अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर लेते हो तो आपके चांसेस हैं कि उनमें से ही क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। यूपीएससी के एग्जाम आप पीछे वाले जितने भी देखोगे, आप अगर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करते हो और आपस में मिलाओगे तो आपको देखोगे कि वेक्टर अलजेब्रा से जितने भी क्वेश्चन है वो विदाउट डाटा चेंज के सेम टू सेम रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। चाहे वो साइन थीटा का मान हो, चाहे अगर हमें कोई एंगल का मान ज्ञात करना हो, चाहे वो अदिश गुणा हो, चाहे सदिश गुणा हो, वो सारी वेक्टर अलजेब्रा से लगभग 70 टू 80% क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं प्रीवियस ईयर के। अगर आप सारी क्वेश्चन हल कर लेते हो, अगर आप वेक्टर से 10 ईयर के जो 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल कर लेते हो, उनको अच्छे से याद कर लेते हो, तो 70 टू 80% वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आप सीधा कर सकते हो। और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, तो एनडीए का सिलेबस किससे आता है? एनसीईआरटी की बुक से। तो स्टैटिक्स को अगर हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो हमें फिर से 9th और 10th की स्टैटिक्स की बुक्स है उनमें जाके देखना होगा, अगर किसी को बेसिक अपना दोबारा मजबूत करना है। और अगर हम उस बेसिक को अच्छी तरह से समझ गए तो हमें बाद में इस चीज में स्टैटिक्स में सिर्फ कैलकुलेशन बचती है। तो स्टैटिक्स का एक ही बात है, अगर हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं तो इसकी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला याद करने हैं, प्लस हमें कैलकुलेशन है वो अपनी तेज करनी है। क्योंकि इसमें अगर प्रसरण, मानक विचलन, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सब के प्रश्न पूछे जाते हैं तो फॉर्मूला में हमें कैलकुलेशन होती है वो स्पीड बढ़ानी पड़ती है, वरना इनकी कैलकुलेशन लंबी होती है, क्योंकि टेबल्स में अलग अलग सेक्शन बनते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो अलग अलग वैल्यूज होती है, फिर उनकी मल्टीप्लाई होती है। तो हमें अपनी कैलकुलेशन है वो फास्ट करनी होती है स्टेटिक्स के लिए, क्योंकि ये बात तो फिक्स है कि इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं कि हमें बार बार हर क्वेश्चन की अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमें एक डाटा दिया जाता है उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा काम इजी हो जाता है कि हम अगर दो कैलकुलेशन करें दो टेबल्स की या दो क्वेश्चंस की,
तो हमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन हमारे हल हो जाते हैं। तो कम से कम इससे 20 मार्क्स है वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड पे। और 9th है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हमें सबसे पहले मजबूत करना होगा इसकी डेफिनेशंस की स्वतंत्र घटनाएं और अपवर्ती घटनाएं। ये सबसे जो दो मेन टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी के आते हैं। तो इससे आप अगर स्वतंत्र घटनाएं और अपवर्ती घटनाएं इन चीजों के बारे में अगर आप सीख लेते हो, समझ लेते हो प्रोबेबिलिटी के, और फॉर्मूला यूटिलाइज करना सीख लेते हो, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी बन जाती है। और कई क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हल हो जाते हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी, और ए और बी क्रम से अपवर्ती घटनाएं हैं या फिर स्वतंत्र घटनाएं, और हमें अलग अलग मान दिए जाते हैं और उससे हम हल कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपवर्ती घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस बी होगा, और अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो हमें हल करने में आसानी होती है। तो 75 अगर हमें मार्क्स करने हैं तो हमें सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देना है। और पहला सेक्शन है अलजेब्रा। क्योंकि मैं ये दो सेक्शन इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर हम वैल्यूज रखें प्रॉपर, फॉर्मूला याद हो हमें, और हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें, और इतने क्वेश्चन हम सोल्व करें कि हमारी स्पीड सफिशिएंट हो एग्जाम के लिए। क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन आते हैं लेकिन हमें क्या होता है कि हमारी स्पीड स्लो होती है एग्जाम के हिसाब से। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो मैथ में अगर हमें स्कोर करना है तो पहला हमें क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन सोल्व की या कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी होगी। तो स्पीड बढ़ाएं, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, और जो अलजेब्रा है सबसे पहला सेक्शन है उससे रिलेटेड। क्योंकि अगर आप इतना कर लेते हो तो इन दोनों में से अप्रोक्सीमेट 60 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं और ऑलरेडी वो 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और अगर उसके बाद अगर आपको किसी चैप्टर पे ध्यान देना है तो हमें 3 डायमेंशन और 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री इस सेक्शन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और इनसे इनका आंसर होता है, हमें इनको क्वेश्चन को समझने में थोड़ी देर लगती है, क्योंकि इनके क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, अगर ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे तो हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे, और अंडरस्टैंड करने के बाद हमें यह पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इन चीजों का जो चौथा यूनिट है 2D और 3D ज्योमेट्री, इसका एक ही दिक्कत है कि हमें क्वेश्चन को आसानी से वो कॉम्प्रहेंड करना होता है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर वो बात पता चलती है तो ये क्वेश्चन है वो 30 सेकंड से ज्यादा के नहीं होते। तो इस यूनिट में हमें ज्यादा मेहनत क्या करनी होगी कि हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को समझना होगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगती है। तो अप्रोच के साथ साथ हमें फॉर्मूला याद करने होंगे और क्वेश्चन को इतना सोल्व करना होगा कि हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें क्या पूछ रहा है और हमें क्या करना है। बाकी इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, इसका कुछ नहीं होता। बस हमें उस फॉर्मूले को समझना होता है। सीधा सीधा कई बार हमें है ना सीधा लाइन दे दी जाती है और हमें समझना होता है कि इसमें क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है और इसमें वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय किस चीज का जिक्र है, उस हिसाब से हम फॉर्मूला को लाते हैं और उस लाइन के हिसाब से हम वैल्यूज रखते हैं। तो ये 3 यूनिट हो गई, पहली, चौथी और 7, 8 और 9। तो ये 4 यूनिट, 5 यूनिट हो गई। ये लगभग 80 क्वेश्चन का वेटेज रखती है पूरे एक पेपर में। तो इतना अगर हम सोल्व कर लेते हैं, इतना अगर हम अच्छे से हल कर लेते हैं तो हमारी सेक्शनल कट ऑफ आसानी से पार हो जाती है। लेकिन बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री एक मस्ट है। ट्रिग्नोमेट्री को आप ज्यादा से ज्यादा हल करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से आपकी ओवरऑल मैथ की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। और किसी भी चीज में अगर बेसिक करने से पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है तो बेसिक में आप दूसरे चैप्टर के कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आप क्वेश्चन है वो आपके सामने आ ही जाएगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है वो इन्वॉल्व होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सेट थ्योरी में भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन आते हैं कि इनके डोमेन क्या है, इनके प्रांत क्या है, इनके परिसर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमें स्लोप पूछी जाती है, टेन थीटा पूछा जाता है, या फिर हमें वो समीकरण पूछी जाती है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बाइनरी नंबर में कोई ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी नहीं पूछी जाती। हाँ, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से थीटा पे क्या मान होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी हमें पूछा जाता है कि साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा इज इन समांतर श्रेणी, तो वाट साइन थीटा का मान क्या होगा इस मान पे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसमें जो द्विघात समीकरण है इसमें भी हमें
कभी कभी मूल है वो साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में दे दिए जाते हैं कि अल्फा बराबर साइन थीटा, बीटा बराबर कोस थीटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये क्रमचय और संचय प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड होती है। इसमें हमें क्वेश्चन का ऑर्डर फाइंड करना होता है कि हमें पूछ क्या रहा है, बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। और कभी कभी हमें फॉर्मूला से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमें पूछ लिए जाते हैं कि कौन से फॉर्मूले यहाँ है वो करेक्ट है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस फॉर्मूले का आंसर पूछ लिया जाता है हमें। और बायोनोमियल थ्योरम है, ये भी प्योरली कैलकुलेशन से रिलेटेड है। इसमें फॉर्मूला और कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं होता। कभी कभार हमें तुलना वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि x की पावर 5 का गुणांक है वो x की पावर 10 के गुणांक है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोगोरिथम में भी कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाती है। और नेक्स्ट आएगा, इसमें भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री वाले पूछ दिए जाते हैं कि अवयव में पूछ लिया जाता है साइन थीटा कोस थीटा, उस प्रकार से हमें अवयव बना दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसका जो आंसर है, इसका मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, वो क्या होगा, आंसर पूछ लिया जाता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा है एनडीए में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है वो सबका एक बेस है, सबके बेसिक में से रिलेट करता है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री को हम हल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके फॉर्मूलाज को क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिठा लेते हैं, तो हमारे सारे क्वेश्चन है, जो सारे यूनिट्स है, उसमें हमें एक वो अपर एंड मिलता है। चाहे वो आर्ट्स, मेडिकल, कौन से भी बैकग्राउंड का हो, अगर उसने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ लिया, उसके फॉर्मूलाज को समझ लिया इन डेप्थ, तो वो अगर सारे किसी भी चैप्टर को देखेगा तो उसे याद करना आसान हो जाता है, और फिर वो ट्रिक से भी क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। क्योंकि आगे जो लिमिट और कंटिन्यूटी वाले चैप्टर आते हैं, डिफरेंशिएशन और कैलकुलस, तो इंटीग्रल में, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री ही इन्वॉल्व होती है। सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे आती है। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री कहीं आती है तो इन 7 चैप्टर्स में आती है। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा सबसे ज्यादा जो ट्रिग्नोमेट्री आती है वो इन 7 चैप्टर्स में आती है। तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो इन क्वेश्चंस में भी आपको एज मिलेगी कि आपको क्वेश्चन हल कैसे करने हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर देखेंगे कि एक बार ये इंटीग्रल हो नहीं रहा है, लेकिन अगर हम उसको गौर से देखेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला लगेगा, अगर उस हम फॉर्मूले के मान को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है वो वन लाइन में सोल्व हो जाता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, वो होगी ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा समझने से। तो हमें पहला काम क्या करना है, कोई भी यूपीएससी का बंदा होगा जो एनडीए का एग्जाम की तैयारी करता है, उसको ट्रिग्नोमेट्री है उसको अच्छे से हल करना होगा, अच्छे से समझना होगा। उसके बाद अगर वो आगे बढ़ता है तो उसकी जो प्रॉब्लम है, मैथ की अंडरस्टैंडिंग है, समझने की जो दिक्कत है वो काफी दूर हो जाएगी, और वो उसको भी लगने लगेगा कि मैं अब इसमें सेक्शनल कट ऑफ से ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ। अगला टॉपिक है वो देखते हैं कि फिर से कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है। तो वेक्टर्स में पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में ट्रिग्नोमेट्री का कोई काम नहीं होता, इसमें कैलकुलेशन होती है सारी। प्रोबेबिलिटी में वो क्रमचय और संचय से रिलेटेड पूछे जाते हैं, एनसीआर से रिलेटेड कि कितने मान हो गए, जैसे ताश की गड्डी में एक इक्का निकालने की जो प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो हम ज्यादातर मान ऐसे ही याद करते हैं 4C1 बाई 52C1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल होते हैं। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में हमें नॉर्मली पूछा जाता है कोस थीटा और साइन थीटा की सदिश गुणनफल होता है ए क्रॉस बी, उसका गुणनफल क्या होगा, ए बी कोस थीटा। और जो अदिश गुणा होगा ए डॉट बी डॉट गुणन होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, उसका क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ भी रोल होता है। और हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल भी वेक्टर अलजेब्रा से पूछे जाते हैं। तो जो भी एनडीए का है उसको ट्रिग्नो है वो सबसे अच्छे से करनी होगी। सबसे पहले कोई भी आर्ट्स, मेडिकल, कोई भी हो, उसको ट्रिग्नोमेट्री सबसे अच्छे से पहले करनी होगी। अगर वो ट्रिग्नो कर लेता है तो उसके सारे चैप्टर है वो रिलेटिवली इजी हो जाती है। अगर उसके बाद वो अलजेब्रा में जाता है तो अलजेब्रा भी है वो मेनली कैलकुलेशन बेस्ड होती है, लेकिन अलजेब्रा की जो कई चैप्टर है उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, तो उसको समझने में आसान होगी कि ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन है, ट्रिग्नोमेट्री का जो परिसर है, प्रांत है, आर से -1 to 1। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे सोल्व होंगे वो आसान हो जाएंगे सोल्व करने। और अगर उसके बाद वो आता है इंटीग्रल्स में, तो इंटीग्रल्स भी ट्रिग्नोमेट्री की वजह से और आसान हो जाते हैं, जिससे आपको एक एज मिल जाती है मैथ में। तो अगर आप मैथ में स्कोर करना चाहते हैं 75 का, तो शुरुआत आप ट्रिग्नोमेट्री से कीजिए। उसके बाद, क्योंकि अगर अलजेब्रा पे भी आप पूरा फोकस करते हैं तो अलजेब्रा में कैलकुलेशन होती है, लेकिन अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है। तो अलजेब्रा में भी अगर आप परफेक्ट है वो स्कोर करना चाहेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी होगी। तो अभी टाइम है, अभी महीना चल रहा है सितंबर का, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मार्च, तो लगभग आपके पास 6 महीने हैं। तो 6 महीने में आप
अगर ट्रिग्नोमेट्री भी आसानी से हो जाएगी और एक बार या 2 बार आप सारे चैप्टर कर सकते हैं। अगर एक बार ये चैप्टर कर लिए तो अब देखेंगे कि बाद में हमें क्या करने हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे, जो कि इस पहला तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं, और हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, या फिर अगर ये पेपर का स्कोप है तो हमें किस प्रकार से प्रोग्रेस करनी है, अपना नॉलेज कितना बढ़ाना है कि हम अपने नॉलेज को पेपर से मैच कर पाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन को भी समझने में मदद मिलेगी। हमें ये भी देख सकेंगे कि हमें किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है, और हम पेपर के बारे में एक स्ट्रेटेजी है वो बेटर बना पाएँगे। क्योंकि हम अब पेपर से वो है, हमें पता है कि उस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमें कितना टाइम मिलता है, और मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट है वो एंग्जायटी दूर करने का और हमारा जो नॉलेज है उसको देखने का, ट्रैक करने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है मॉक टेस्ट। उसके अलावा मैंने तो की थी अरिहंत से, तो अगर आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लाते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप वो सारे क्वेश्चन हल करते हैं तो भी आपकी वो नॉलेज है वो उसमें आपकी वृद्धि होगी, और आपके ज़्यादा क्वेश्चन है वो उसमें मिलेंगे। कि एनडीए के जो होगी सबसे मोस्ट रिलायबल बुक है, क्योंकि मैंने उसी से तैयारी की थी, और मैं भी आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ट्राई करनी चाहिए। बाकी अब आप फ्री हो कि आप कोई सी भी तैयारी करो। लेकिन अगर आप वहाँ से अगर तैयारी करते हो तो वहाँ पे आपको एक ही साथ क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो होती है एक्सरसाइज नॉर्मल और प्रीवियस ईयर, वो दोनों साथ में मिल जाते हैं आपको अरिहंत की बुक में। और साथ में आपको बेसिक और सब चीज़ें मिल जाती है। पाथ फाइंडर बुक का नाम है, और जो एनडीए का करता है एग्जाम की तैयारी उसको पाथ फाइंडर से रिलेटेड पता है, जानकारी पता है, क्योंकि लगभग सारे बच्चे पाथ फाइंडर से ही तैयारी करते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हो, पहले आपको क्या करने हैं कि एनसीईआरटी से सारे सिलेबस को एक बार देखना है, जो आर्ट्स और मेडिकल बैकग्राउंड के हैं। अगर आप सारा अच्छे से सवाल देखेंगे, बेसिक समझेंगे, उसके बाद आपको बेसिक देखना है, और अरिहंत अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है, या कोई दूसरी बुक आप उठा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अरिहंत की बुक को। तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करें, और जो एक्सरसाइज नॉर्मल दी गई है चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से, उन एक्सरसाइज को आप हल करेंगे तो आप देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या होता है और हमारा लेवल कहाँ पर है। तो आप मेन फोकस कीजिए, पहला फोकस होना चाहिए आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री। और मैं ये बात सारे चैप्टर पहले कवर करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों की अगर जो मेडिकल और आर्ट्स से रिलेटेड है, लेकिन उनका जो एक बात होती है कि उनकी ग्रेस्प होती है, यानी जो समझने की कैपेबिलिटी होती है वो अलग-अलग होती है। कई बच्चों को अलजेब्रा ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी, कई बच्चों को वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स ज़्यादा अच्छे से समझ आएँगे, कईयों को 2D और 3D ज्योमेट्री ज़्यादा समझ आएगी। तो मेनली आप सारे चैप्टर्स को एक बार देखें, ताकि आप जब क्वेश्चन में देखें तो पेपर देखें तो आपके रिग्रेट ना हो, वापस आके देखेंगे कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ ले, ये आसान था और हम ये कर सकते थे। तो पहला फोकस होना चाहिए आपका ट्रिग्नोमेट्री, और दूसरा फोकस होना चाहिए अलजेब्रा। अलजेब्रा के जो 9 टॉपिक्स है, उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए वेक्टर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अगर आप ट्रिग्नोमेट्री ने हल कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री को आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में जाइए। और उसके बाद अगर आपको और अच्छे से करना है पेपर में, तो आप जाइए 2D और 3D ज्योमेट्री में, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, लेकिन सरल आते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो समझना होता है, उसके बाद ही आप पता कर पाएंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो पहली मेरा सजेशन ये है, जिसको 75 मार्क्स लाने हैं, या फिर जो केवल मैथ को क्वालिफाई करना चाहता है, वो पहले ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करे, और साथ ही साथ जो अपना अलजेब्रा का पोर्शन है उस पे ध्यान दे। उसके बाद उसको ध्यान देना चाहिए वेक्टर, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये कम से कम मोर देन 60 टू 70% 70 क्वेश्चन है वो वेटेज हो जाता है, जिसका मतलब हो गया आपके कम से कम 175 नंबर का क्वेश्चन है, उतना एरिया आप कवर कर रहे हो। मतलब आपको जितना सेक्शनल कट ऑफ या जितना मार्क्स आपको एग्जाम पास करने के लिए चाहिए, उससे आप डबल है वो आपके तैयारी है, जिससे आपको सेक्शनल कट ऑफ करने में आसानी होगी, और आप पेपर को क्लियर कर सकते हो। तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ अगर तैयारी करते हो तो मैं मुझे यकीन है कि आपका जो एनडीए का एग्जाम है मैथ वाला, वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद स्टूडेंट्स।